हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। कैसे हो आप सभी? कोई एक बार फटाफट से सभी बच्चे कंफर्म कर दें ऑडियो सही आ रहा है ना, और आप सब कैसे हो एक बार बता दो। एक बार जम के शेयर कर देंगे सभी बच्चे, शेयर कर देंगे सभी बच्चे। शेयर कर दो सभी को। ये ऑडियो वगैरह क्लियर है? बच्चे बताएं ऑडियो क्लियर है? डोमिनोज पिज्जा। क्लियर है, ऑडियो एकदम क्लियर है। एक बार जम के सभी बच्चे शेयर कर दो, फिर धमाका हो जाएगा। आज से आप सभी के डिमांड पर हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और वीक में सबका अलग अलग शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल क्लास लाइव होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है टेलीग्राम के थ्रू, तो आप लोग वहां भी जुड़ जाए, वहां पर भी मैसेज चला जाता है। यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो वीकली शेड्यूल अपना लगा रहेगा, उसी के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सबका हम लोग क्वेश्चन बैंक और रेगुलर जो क्लासेस चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एडजस्ट करके चलेंगे। तो आज केमिस्ट्री का पहला पेपर होगा, जिसमें हम लोग 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वाकई अगर आपकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो अगर इन सेशन पे अगर आप ध्यान रखते हो, ये सेशन कर लेते हो, तो बेहतर तरीका से आप अच्छे से मतलब अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में। मैं इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि अगर केवल आप क्वेश्चन बैंक को स्टडी कर लेते हो, इन केस अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो अभी तक आपकी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है तो, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम का नया अपडेट आ भी चुका है कि कब से आपकी एग्जाम होने वाली है। फाइनल एग्जाम की आपको सब पता चल ही गया होगा, कहने की कोई जरूरत है नहीं। 1 फरवरी से आपकी एग्जाम होने जा रही है, क्लास 12 की अपडेट तो मिल चुका है। तो आप सब उसमें बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। तो इन सभी सेशंस को ज्वाइन करो और सभी बच्चों के साथ शेयर करो। बस हम आपसे इतना ही कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ नहीं मांगते हम आपसे। बाकी आप सबके लिए लगातार समर्पण जारी है, मेहनतें जारी है। तो आइए, हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी माध्यम से है, अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पे तगड़ा कीजिए और नई चीजों को जो भी समझने लायक है उसको समझते चलिए। आइए स्टार्ट करें। आप सभी कोई रेडी हो? ऑब्जेक्टिव वही जो 2021 का पैटर्न था, वही 2022 एग्जाम में भी होगा। दोगुना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50% सॉल्व करना होगा उसमें। जैसे 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, 70 में 35 बनाना है। तो अपने पास तो चॉइस अच्छा खासा है, अगर आप थोड़ा सा अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो। ठीक है ना? तो आप सब अपना प्यार बनाए रखें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। कर भला तो हो भला, आप किसी और का भला करेंगे तो आपका भला ऊपर वाला जरूर करेगा। चलिए, अब आप देख सकते हैं आपका जो पैटर्न है इसमें कुछ कहना नहीं है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है भाई, ये सब ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम बात करते हैं। इन सेक्शन ए देयर आर 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में 70 ऑब्जेक्टिव सवाल है, जिसमें से आउट ऑफ विच एनी 35 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। कोई भी 35 सवाल आप सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 मतलब पूरी सीरियल वाइज ही करोगे, नहीं, कोई भी। ठीक है ना? और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। चलिए, तो आप यहां पे देख रहे हो सबसे पहला सवाल यहां पे है। सबसे पहला स्टार्ट कर दिए हैं हम। सबसे पहला सवाल कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट में आपको पता है कि कार्बन सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाएगा इसको, कोवैलेंट क्रिस्टल। ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? सहसंयोजक क्रिस्टल, यानी कि कोवैलेंट क्रिस्टल। ठीक है, तो आप सबको भी इसमें प्रैक्टिस करते रहो। पहला का सही जवाब क्या लगाओगे? डी। देखो कितना ही आसान पेपर था।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है कि पिंड केंद्रित इकाई सेल यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आप ऑलरेडी जानते हो। देखो यूनिट सेल कुछ इस तरीके का बनेगा और बीसीसी वाला क्या बोलता था कि कोना पे तो रहेगा ही रहेगा, कोना के अलावा कहां रहता है, कोना के अलावा पार्टिकल्स जो होता है सेंटर में होता है। ये देखो बीच के एक सेंटर में यहां पे रहेगा। तो 8 कोना के अलावा बीच में रहा 100% देगा, 1 + 1 2 आ जाता है। विशेष कुछ कहने की जरूरत है नहीं। दूसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। तीसरा नंबर सवाल शेयर करते रहे सभी बच्चे। तीसरा नंबर सवाल है विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, कौन है। ध्यान रखिएगा वो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं जो केवल अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो भी सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन होगा, घनत्व तो बिल्कुल नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं होगा। इसमें मैं आपको बताया था वाष्प दाब का अवनमन हो जाए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, आपसे पूछ दिया जाए क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब, ये सब जो होते हैं ये होते हैं बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म। यहाँ पे देखिए क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सही है, तो 3 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर रहा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है। अब आप इसमें देख लीजिए हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ, हिमांक की बात कर रहा है ना, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू सीएम समझ सकते हो। अब देखो इसको हम लोग वांट हाफ फैक्टर के टर्म में ऐसे लिखते हैं कि एफ इंटू सी एम, तो आई का वैल्यू बढ़ता है तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू बढ़ता है। आई का वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है, वांट हाफ फैक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का सबसे ज्यादा होगा हिमांक का अवनमन। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। क्लियर है, एकदम बने रहे हमारे साथ। एक बार शेयर करो जम के, सभी कोई शेयर करो, आज बच्चों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। डिपॉजिटेड एट कैथोड किससे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। देखो बच्चों NaCl के 2 तरह के केस हो जाते हैं, या तो आप उसी को पिघलाए हुए अवस्था का इस्तेमाल कर रहे हो या आप उसको जल में मिलाए हो। तो जब जल में नमक मिलाया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। लेकिन जब NaCl को ही मेल्टेड किया गया हो यानी कि मॉल्टेन NaCl कहा जाएगा, यानी कि द्रवित किया जाएगा, तो इतना कंफर्म हो गया कि इसमें केवल Na और Cl ही है, वाटर नहीं है। तो Na+ और Cl- भैया कैथोड हो जाता है माइनस और एनोड हो जाता है प्लस। अब बताओ प्लस पे कौन जाएगा, माइनस, और माइनस पे कौन आएगा, प्लस। लड़का की शादी लड़का से नहीं हो सकती, लड़का के लिए लड़की बनी है और लड़की के लिए लड़का बना है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं, माइनस प्लस के लिए और प्लस माइनस के लिए। चीजें क्लियर हो गई। तो भाई कैथोड पर बात जब हो रही है इसका मतलब कि सोडियम आएगा। क्या आएगा बच्चों, सोडियम। तो 5 का सही जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है तो अवकरण विभव कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ माइनस। चीनी का प्रतिलोमन इन्वर्जन, चीनी का प्रतिलोमन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। जैव अणु चैप्टर में भी हम आपको पढ़ाए थे, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर, कि जब भी सुगर्स का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो इनको इन्वर्सन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में एल ज्यादा मिलता था, इसी वजह से डी का एल होना प्रतिलोमन कहलाता है। अपने पास जब भी हम चीनी का प्रतिलोमन कराएंगे, चीनी का अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा, यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो चीनी का जब भी हम जल अपघटन कराएंगे बच्चों तो हमको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लेकिन यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, हमेशा याद रखिएगा। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, स्यूडो
हम कह सकते हैं इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हुआ? तो यहां पे सी हो जाएगा, छद्म प्रथम कोटि। क्वेश्चन नंबर, ये 8 नंबर सवाल कह रहा है कि भाई किसी अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से दिखाया गया है, के आर बराबर के, देख लो बहुत ही आसान सवाल, के ए और ये बी। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब रेट लॉ इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। तो भाई ऑर्डर क्या होता था, अभिक्रिया की कोटि पावर कंसंट्रिक टर्म जो होता था, यानी कि सांद्रता वाला जो पद था, उस सांद्रता पद के घातों का योगफल, द सम ऑफ पावर्स ऑफ। तो यहां पर 2 और यहां पर 1, तो 2 + 1 = 3। तो यहां पर अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? कोलाइडी विलियंस जो होते हैं बच्चों, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, अगर हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड्स करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या करते हैं, वो इधर उधर अपोजिट डायरेक्शन में अपना अलग अलग विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जाना जाता है। वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा होगा, ये कोलाइडी विलयन का एक गुण होता है उसमें। ठीक है ना? तो 9 का सही जवाब क्या लगा लेना सभी बच्चे, डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। देखिए इतना पता है कि धातुओं का निष्कर्षण पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले, भूप्रपट्टी के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स अर्थात खनिज से होता है। लेकिन क्या सभी चीज खनिजों से नहीं, सभी धातुओं का निष्कर्षण खनिज से नहीं होता है। खनिज से होता है, लेकिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सस्ता भी होता है, महंगा भी होता है, हानिकारक और फायदेमंद दोनों होता है। लेकिन जिस खनिज से धातुओं का निष्कर्षण सस्ता हो, आसानी से हो, उन सभी खनिजों को अयस्क कहा जाता है, यानी कि ओर्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद हो। फायदेमंद कहने का मीनिंग यहां पर यह हो रहा है बच्चों कि वो आसानी से हो और कॉस्टली न पड़े, सस्ता पड़े, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क, यानी कि ओर कहा जाता है उसको। तो 10 का सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु, देखिए साइनाइड विधि जिसमें हम AgCN या KCN का इस्तेमाल करते हैं और उसमें डाइल्यूट डिसॉल्व करा करके हम लोग इस धातु को निष्कर्षित करते हैं। याद रखिएगा बच्चों की साइनाइड विधि में हम केवल और केवल Au और Ag का निष्कर्षण कर सकते हैं, सोना और चांदी का, याद रखिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप, सिल्वर है, चांदी, तो सिल्वर हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। सिल्वर साइनाइड विधि से, जिसमें हम या तो पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करेंगे या फिर सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो 11 का सही जवाब समझ गए ना, सी, सिल्वर। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हम आपने बताया था कि कई सारी शर्तें होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा हो जाना, ये सबसे बड़ा पहला फैक्टर होता है। हाइड्रोजन का उपस्थिति FON के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से HF HO HN। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, HF से HF बनता है, यहाँ H2O बनता है और यहाँ NH3 बनता है। तो ये सब जो होते हैं ये बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है, लेकिन क्या HCl में होता है? नहीं होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है। हाइड्रोजन के साथ साथ उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों का होना उसमें बहुत जरूरी होता है। इसमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन इन सब की तुलना में ये नहीं बना पाएगा। तो 12 का सही जवाब सी। 30 नंबर सवाल है, एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। सल्फर नेचर के अंदर उसका जो ऑकरेंस होता है एसिड के रूप में होता है, फास्फोरस का P4 के फॉर्म में होता है, सल्फर का S8 के फॉर्म में होता है। सल्फर का कुछ इस तरीके से ऐसे रिंग बन जाता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से बन जाता है और सब पे लोन पेयर होते हैं। लेकिन ये तो बात की चीज है, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करता है तो जब भी कोई भी पदार्थ प्योर स्टेट में हो, अपना शुद्धतम अवस्था, जो जिस अवस्था में वो नेचर के अंदर पाया जाता है, उसके लिए हमेशा 0 होता है। तो यहां एसिड के लिए क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। फास्फोरस में P4 के लिए पूछा जाए 0। सोडियम Na के फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम के लिए 0। सोडियम धातु का पूछे 0। लेकिन अगर आपसे पूछे कि NaCl में सोडियम का कितना होगा,
तब हम कहेंगे कि NaCl में सोडियम का +1 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाइड्रोजन गैस का अगर आपसे पूछ दिया H2 का, तो भाई 0, क्योंकि ये अपने प्योर स्टेट में पाया जाता है। सोना धातु बोल दे तो Au का, तो भाई 0। क्लियर हो गया? वेरी गुड। 14 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अच्छा, इस बात का कॉन्सेप्ट समझना, जो अपना H+ आसानी से त्याग कर दे वो सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। सबसे आसानी से H का त्याग करने के लिए अदर एटम के आकार का बड़ा होना जरूरी है। आप देख लो, जिसका आकार सबसे बड़ा होगा वो H को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा एटम जो लगा होता है उसके साथ एलिमेंट, उस एलिमेंट का आकार अगर बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही अच्छा एसिड कहलाएगा। अब आप देखते हैं यहां पर कि H तो कॉमन है सब में, क्योंकि H+ एसिड की बात आ गई। बाकी में F है, Cl है, Br है, I है। ऊपर से नीचे वर्ग में आते हुए ये वर्ग 17 का है, ग्रुप 17 का, जिसको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। When we move top to bottom, जब से ही आप ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हो तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करते जाता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन का त्याग करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इस तरह से हम HI को कहेंगे कि यही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? अब देखिए आप, गोताखोरी के लिए जो समुद्र के अंदर प्रवेश करने के लिए जो गोताखोर होते हैं, क्या होते हैं? गोताखोर। वो क्या करते हैं? गोताखोरी के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को मिलाकर के ले जाया जाता है, और नाइट्रोजन तो अक्रिय होता है, इसको भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम और ऑक्सीजन मेनली होते हैं, और नाइट्रोजन तो आपका हो जाता है अक्रिय, इसकी वजह से इसको कोई असर पड़ने वाला है नहीं। तो 15 का सी सही होगा। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। बच्चों ध्यान रखिएगा, एस पी एस पी डी, और ये हमारा हो जाता है एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल का यही ढांचा होता है। एस, ये पी, और ये आपका रहता है डी ब्लॉक, और ये आपका हो जाता है एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु। लेकिन एफ ब्लॉक के कहा जाता है अति संक्रमण। अगर बच्चों अंतः संक्रमण या अति संक्रमण पूछे तो समझ जाना एफ ब्लॉक की बात कर रहा है। लेकिन केवल संक्रमण की बात करें, केवल और केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, इनर ट्रांजिशन की बात न करे, तो समझ जाना वो डी ब्लॉक की बात कर रहा है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात करते हो तो 3D सीरीज की बात करता है, जिसमें आप देख लो, वैनेडियम से लेकर के 21 से लेकर के नीचे वाले जो एलिमेंट आते हैं, निकेल, कॉपर, जिंक तक, तो भाई इसमें मैग्नीशियम कहां से आ जाएगा? ये तो पी ब्लॉक का है। ये कहां का है? पी ब्लॉक का है। और यहां पर बात हो रही है संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक की बात हो रही है, तो ये नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन सी सही है। 18 नंबर सवाल की बात करते हैं। प्यारे बच्चों एक बार बता दो, मजा आ रहा है यानी समझ आ रहा है क्या? एक बार सभी बच्चे बता देंगे, एक बार सभी बच्चे बता देंगे कि क्या आप क्लास को अच्छे से समझ पा रहे हो? क्या आप इस क्लास को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो? हाँ या ना? समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लैंथेनाइट संकुचन जो होता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह से जिरकोनियम और हाफनियम की त्रिज्या लगभग समान हो जाती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना याद रखो, कॉन्सेप्ट हम बताएंगे जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब। 90 नंबर सवाल, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय होता है? देखिए इसमें आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना,
ना होना, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर Zn+2 जो है प्रतिचुंबकीय अर्थात डायामैग्नेटिक। जटिल आयन की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण क्या होगा? देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है। अगर यहां पर प्रसंकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? DsP2, क्योंकि D में इसका एक, S में भी एक और P में दो, तो DsP2 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी 20 का सी। इन सारा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये कोई नहीं जानता। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को याद रखते चलो। मे भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सब नहीं, कुछ आ सकता है। एज इट इज यही कॉपी हो जाए तो क्या करोगे? इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीटी C2H4Cl3 माइनस में पीटी की ऑक्सीकरण संख्या की बात की जा रही है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आप जरा फोकस कीजिएगा। जिसका निकालना है उसको x मान लिया, इसका क्या होता है 0 0 0 हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। Cl का होता है -1 इंटू 3 है तो 3 बराबर में टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज -1 दिख रहा है। x 0 तो खत्म, -3 बराबर -1, x बराबर -1 +3 अर्थात x बराबर +2 बचेगा। तो यहां पे सही जवाब बी लगा दो। 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? +2, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। 22 नंबर सवाल की बात करते हैं। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब क्या हो जाता है? CH3CH Cl CH2 CH3। अब अगर आप इसका IUPAC नाम करोगे तो 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन है क्या कहीं पे? 2 क्लोरोब्यूटेन कहीं पे है? हाँ यहां पे है, यानी कि ऑप्शन बी 2 क्लोरोब्यूटेन सही हो जाएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर आपको अंतर करना है, पहचानना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में। इसके लिए आप ऑक्सीकरण मेथड भी लगा सकते हो, ल्यूकस रिएजेंट भी लगा सकते हो, विक्टर मेयर टेस्ट भी कर सकते हो, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक बार चेक कर लो सभी, कोई फटाफट से बताओ उपयुक्त सभी। क्या बात है। चलो बच्चों, क्लियर रहा? क्लियर रहा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? एनेस्थेटिक में, यानी कि निश्चेतक, निश्चेतक, चेतना ही नहीं हो, बेहोश हो जाइएगा भाई। क्लोरोफॉर्म अगर स्प्रे कर दिया जाए तो बेहोश हो जाते हैं हम लोग, कोई भी हो, तो निश्चेतक के रूप में चेतना ही खत्म कर देगा, आपको बेहोशी का हालत ला देता है। तो 24 का ए। 25, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम एसीटेट को गर्म कीजिएगा तो क्या मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड O। कैल्शियम एसीटेट की बात हो रही है, O कैल्शियम एसीटेट, इसका अगर हम शुष्क श्रवण करा रहे हैं तो यहां से आपको पता है कि CaCO3 निकल जाता था, CaCO3 निकल जाता था, CaCO3 और CH3COCH3 बचता था, CH3COCH3। ये क्या है? ये क्या है? तो ये है एसीटोन। क्या है बच्चों? एसीटोन है, ध्यान रखिएगा। एसीटोन है वो, तो क्या बनता है? एसीटोन। तो 25 का सी। अल्कोहल में कौन रहता है? अल्कोहल का जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप,
वो OH रहता है। क्या रहता है? OH। तो 26 का ए हो गया। 27, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? वो है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग विलयन जो होता था बच्चों, वह यह करता है कि एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके लाल रंग का पदार्थ बनाता है, जबकि कीटोन इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो एल्डिहाइड कर लिया, कीटोन नहीं कर लिया, तो विभेद हो गया, यानी कि हम फेलिंग सॉल्यूशन से कर सकते हैं। 27 का ए। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन होता है? प्राइमरी एमीन RNH2, अगर NH होगा तो सेकेंडरी, और एन है तो समझ जाओ कि वो 3 डिग्री है। ये 1 डिग्री अमीन हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री का पहचान है कि केवल N रहेगा और N के साथ 3 एल्काइल समूह जुड़े रहेंगे। 2 डिग्री का मतलब NH रहेगा और 2 एल्काइल समूह जुड़ा रहेगा। 1 डिग्री का मतलब NH2 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए NH2 की बात यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान आसान सवाल पूछा जा रहा है, बस थोड़ा सा आप मेहनत करो तो अच्छा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थोड़ा काम से गए थे हम। अच्छा ये सवाल कुछ ही दिन पहले जब हम ऑब्जेक्टिव कराए थे उसमें आपको बताए थे कि उसको बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहते हैं? बेयर अभिकर्मक। फिनॉल को जस्ता के साथ अगर आप उबालते हो तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल बोले तो C6H5OH, और जिंक के साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ZnO भाग जाता है और ये केवल बेंजीन रह जाता है। तो बेंजीन मिल जाएगा, यानी कि 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही वाला सी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन सी। 31, कार्बोक्सिलिक मूलक में कौन रहता है? कार्बोक्सिलिक में तो भाई यही रहेगा, C डबल बॉन्ड O और H। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी पूछ देगा आपसे। C31 का। 32 नंबर सवाल है, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के साथ कराया जाता है, यानी कि जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन से कराया जाता है, तो फदफदाहट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? फदफदाहट हो रही है। एफरविसेंस यानी फदफदाहट का मतलब हो गया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है उसमें। अब आप सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? NaHCO3 के साथ हम किसकी अभिक्रिया कराएं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने? तो वो होता है एसिड। हमेशा एसिड धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस बनाता है। तो ये धातु का, सोडियम धातु का बाइकार्बोनेट है, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ कोई एसिड रिएक्शन करेगा तभी फदफदाहट आएगा। पूछ रहा है कि बताओ वो कौन सा यौगिक है जो इसके साथ रिएक्शन करके फदफदाहट दे रहा है? तो वो तो एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक अम्ल होगा। 32 का सी। एस्टर में देखा जाए, एस्टर RC डबल बॉन्ड OR है, RC डबल OR एस्टर। अच्छा ये हो गया कीटोन, RCOR कीटोन हो जाता है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये हो जाता है अपना एस्टर, और ये हो जाता है CH जो है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड। क्लियर रहा? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, RCOOR अपना सही जवाब यही होगा, ऑप्शन बी। 34 नंबर सवाल, नाइट्रोएल्केन के अवकरण से क्या बनता है? देखिए नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन का मतलब क्या हो गया? RNO2। और इसका जब आप अपकरण कराते हो
तो इसमें 2H2 ऐड करते हो तो H2O बन जाता है और RNH2 बन जाता है, यानी कि प्राइमरी एमीन बन जाता है। क्या बनता है? प्राइमरी एमीन। 34 का सी एमीन चैप्टर के अंदर पढ़ाया भी गया है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म, ध्यान रखिएगा जब आप डीएनए की बात करो, आरएनए की बात करो, तो जल अपघटन कराने पर डीएनए में जो भस्म प्राप्त होता है वो होता है एजीटीसी। क्या होता है? एजीटीसी, यानी कि एडेनिन, गुएनिन, थाइमिन, साइटोसिन। इधर हो जाता है एजीसीयू, इसमें थाइमिन पाया जाता है, इसमें यूरासिल पाया जाता है। ये बात अलग हो जाती है। समान भस्म देखिए कौन कौन है, एडेनिन, गुएनिन और साइटोसिन। एडेनिन, एडेनिन, गुएनिन और साइटोसिन। तो बड़ा ही आसान सा सवाल हो जाता है जब आपका थ्योरी कंप्लीट रहता है तब। इसलिए मैं कहता हूं एकदम बराबर पढ़ाई पे फोकस करें आप सभी को। 35 का सही जवाब क्या लगा दोगे? सब बी हो जाएगा। 35 का बी लगाइए। समान भस्म की बात कर रहा है, कह रहा है कि द कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें एजीटीसी और इसमें एजीसीयू, या फिर एजी ए एडेनिन, जी गुएनिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन। इधर आरएनए एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो ऑप्शन बी क्लियर हुआ? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? विटामिन होते हैं जो मानव शरीर में बनता नहीं है, इसे किसी खाद्य पदार्थ न्यूट्रिशन के तहत हम लोग इसको ग्रहण करते हैं, तो विटामिन को बनाया नहीं जाता। ठीक है ना? तो 36 का बी, शरीर के अंदर नहीं बनता है। निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंध पाया जाता है? एमाइड बंध का मतलब क्या हुआ कि NH और ये C डबल बॉन्ड हो, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं CONH, जिसको कहा जाता है CONH भी कह सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं एमाइड बंध। और ये किसमें पाया जाता था? नायलॉन 66। बहुलक चैप्टर एक ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें नायलॉन 66 में आपको मैं बताया था कि इसका जो एकलक होता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, जब उस दोनों का बहुलीकरण कराते हैं हम लोग, संघनन बहुलीकरण, तब जाके प्राप्त होता है नायलॉन 6, जिसके अंदर CONH बॉन्ड पाया जाता है। तो 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर है, ऑर्लोन किसको कहा जाए? ऑर्लोन एक बहुलक है किसका? ऑर्लोन का मतलब आप क्या समझते हो? PAC भी इसको हम कहते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। PAC का मतलब क्या हुआ गया? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल। अब देख लो बच्चों कि इस किसका बहुलक है, यानी इसका एकलक कौन है ये पूछ रहा है। एक्रिलोनाइट्राइल कहेंगे, पॉली हटा दो, एकलक निकल गया। हाँ जी, वेरी गुड, बी हो जाएगा 38 का बी, एक्रिलोनाइट्राइल। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? कृत्रिम मीठा, जिसको खाद्य पदार्थों में अगर मिठास बढ़ाना होता है तो हम कृत्रिम मधुरक मिलाते हैं, पदार्थ जो मीठा होता है, जिसमें सैक्रिन होता है, एस्पार्टेम होता है, सोडियम साइक्लोमेट होता है। ठीक है ना? इसके अलावा भी पदार्थ होते हैं, सुक्रोलोज भी होता है। ठीक है? एस्पार्टेम केन शुगर से 100 गुना ज्यादा मीठा होता है, कोई 550 गुना ज्यादा होता है, कोई 600 गुना ज्यादा होता है। सोडियम साइक्लोमेट 300 गुना ज्यादा होता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, यह कैंसर जनी होने की वजह से 1969 में इस पर रोक लगा दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में यह भी सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो याद रखना सोडियम साइक्लोमेट। लेकिन यह भी कृत्रिम मधुरक होता है, अब इसका उपयोग बंद हो चुका है। इनमें से सभी लगा दीजिए, कृत्रिम ये भी है, ये भी है। कृत्रिम का मतलब बनाया गया। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन होता है? ऑल ऑफ दीज। 39 का डी लगाना सब। 40, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? एक क्लास में ये चैप्टर आपका पूरा खत्म करने के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर होता है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एक सेशन लेकर के कल परसों में आएंगे, खत्म कर देंगे, वहीं से ये सवाल पूछा है। एनाल्जेसिक का मतलब हो जाता है दर्द निवारण दवा।
जो दर्द को कम करता हो, दर्द को खत्म करता है, वो एनाल्जेसिक होता है। जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देगा, सूक्ष्म जीवों को मार देता है, वो एंटीबायोटिक होता है, जिसको प्रतिजैविक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उपशामक जो दिमागी चिंता, तनाव, अति उत्तेजना को कम करता हो उसको उपशामक कहते हैं। लेकिन एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करता, बुखार को कम करता हो, ठीक है, जैसे एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये सब। तो 40 का सी लगा लेना। 41 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल की बात कर, लेड स्टोरेज बैटरी तो है, लेड स्टोरेज, लेक्लांच नहीं होगा, ये तो प्राथमिक सेल होता है, क्लांच को प्राथमिक कहते हैं, प्राइमरी सेल। लेड स्टोरेज बैटरी हमारा कहलाएगा। 41 का सही जवाब बी हो जाएगा। 42 की बात करते हैं, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होते हैं बच्चों, वो सरफेस फेनोमेनन होता है, पृष्ठीय घटना होती है, उसका लगाव पृष्ठ से होता है, सतह से होता है। किससे होता है? सतह से, पृष्ठीय घटना होगी। तो 42 का बी। 43 कौन सबसे प्रबल अम्ल है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो 43 का सही जवाब डी हो जाएगा। देखो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसमें एक आ गया Cl, Cl2, Cl3, बढ़ता गया तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से बढ़ता गया ऐसे। तो ये हमारा सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें Cl3 ज्यादा है। चलो ठीक है, 43 का डी क्लियर। अगला है कौन टर्शियरी एमीन है? अब आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टर्शियरी एमीन के लिए ध्यान रखना है, प्राइमरी के लिए याद रखना है कि एन के साथ 2 रहेगा हाइड्रोजन, और अगर एन के साथ एक हाइड्रोजन है तो समझ जाओ वो 2 डिग्री है। ये हो गया 1 डिग्री एमीन, ये हो गया 2 डिग्री एमीन। अगर एन केवल अकेले हो तो समझ जाना वो 3 डिग्री है। तो वो तो यहां पे हमको दिख रहा है, आप देखो सभी को यहां पर देखिए, एल्काइल 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 एल्काइल, एन यहां पे दिख रहा है। तो 44 का सी हमारा हो जाएगा। टर्शियरी एमीन का मतलब हो गया 3 डिग्री एमीन की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 44 क्लियर। 45 आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म गुवेनिन होता है, एडेनिन और गुवेनिन याद रखिएगा, आरएनए में गुवेनिन हो जाएगा। 45 का ए। 46 टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड नियोप्रीन, ये सभी क्या है? देखिए बच्चों, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया तथा नियोप्रीन, ये सभी जो होते हैं ये योगशील बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? योगशील बहुलक, यानी कि एडिटिव पॉलीमर होते हैं। और उसमें ये कौन सा होते हैं? होमोपॉलीमर, यानी कि समबहुलक। समबहुलक क्या होता था? जो केवल एक ही प्रकार के एकलक के मिलने से बनता था। अब देखो टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोएथेन, इसका एकलक हो गया। पॉलीस्टाइरीन में स्टाइरीन हो गया, इसमें केवल क्लोरोप्रीन हो गया। तो क्लोरोप्रीन का बहुलीकरण कराते थे तो नियोप्रीन बनता था, स्टाइरीन का बहुलीकरण कराते थे तो पॉलीस्टाइरीन बनता था, टेट्राफ्लोरोएथेन का करवाते थे तो टेफ्लॉन का बनता था। तो ये हमारा सह बहुलक नहीं, सॉरी, सम बहुलक होगा। 46 का सी हो जाएगा। 46 का ए मत लगाइए, सम बहुलक कीजिए। ये सब एक ही प्रकार के एकलक से बनता है बच्चों। जब डिफरेंट एकलक मिलते हैं तब न सह बहुलक कहेंगे, तो ये सम बहुलक कहलाएगा। दर्द निवारण की दवाइयां, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दर्द निवारण जो दवा होती है, मेडिसिन होती है, उसको एनाल्जेसिक दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। बुखार को कम करना हो तो एंटीपायरेटिक, दिमागी चिंता, तनाव, उत्तेजना को कम करना हो तो उपशामक, जीवाणुओं को नष्ट करना हो तो ये एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे एनाल्जेसिक होगा दर्द निवारण, यानी कि हम पेन किलर कह सकते हैं। पेन मतलब दर्द हो गया, किलर मतलब मारने वाला, खत्म करने वाला। फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा। 48 का डी। अब इसमें आप देखिएगा, यहां पर बात आ रही है वायुमंडलीय दाब पर किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्वथनांक की बात होने लगी है
तो क्वथनांक ज्यादा होता है तो क्वथनांक उन्नयन भी ज्यादा होगा। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं सांद्रण जितना ज्यादा होगा ये भी ज्यादा होगा, आई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ये भी ज्यादा होगा। तो भैया सिंपल है, यहाँ पर 2 होगा, वहां पे होगा ही नहीं, यहाँ पर 2 3, तो यहाँ पे ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, इसका होगा 49 का सी। 50 नंबर सवाल है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या होगा। यहां पर F दिख रहा है तो हो सकता है कि यहां पर फ्लोराइड हो, लेकिन जब हम जलीय विलयन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर और वो चला जाता है बच्चों एनोड पर। ठीक है, तो यहां पर जो बात किया है धनोद मतलब एनोड और ये कैथोड, तो उसमें O2 और H2 आ जाएगा। ये सही जवाब हो जाएगा डी। 50 का सही जवाब डी, याद रखिएगा। चलते हैं आगे बच्चों। 51 नंबर, जल में H2 प्लस Cl2 2HCl अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कोई भी जिसके में प्रकाश की उपस्थिति में जो हो रही है रासायनिक अभिक्रिया वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की होती है, सॉरी 0 ऑर्डर की होती है, अर्थात शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, 0 ऑर्डर रिएक्शन। 51 क्लियर। 52 नंबर, किसी गैस की ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, किसी गैस की ठोस सतह पर, यानी अधिशोषण किन किन बातों पर निर्भर करता है। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मैं बड़ी अच्छे से आपको ये चीज पढ़ाया था, सिखाने की कोशिश की थी, भले आप सीखे या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। ये जो है गैस के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है और उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी कि सभी पर, ऑल ऑफ दीज पर डिपेंड करेगा। 52 का डी हो जाएगा। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, वैसे तो 92% के आसपास में इसमें लोहा होता है, पिग आयरन की बात कर रही है, और पिग आयरन में कार्बन की मात्रा 3 से 4 या 3 से 5% के आसपास में पाया जाता है लगभग में, तो ये सबसे ज्यादा 53 का सी। 54 नंबर सवाल है, कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी मतलब एसिडिक नेचर और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करेगा, वो ZnO हो जाता है, Al2O3 हो जाता है, Sb2O3 हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखने का ZnO हो जाएगा इसमें, जो उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक कहते हैं इसको। क्लियर हो गया बच्चों। 55 नंबर सवाल है, सबसे प्रबल लुईस अम्ल की बात कर रहा है, सबसे प्रबल वही बात आ गई, आकार सबसे बड़ा Bi3 हो जाएगा। Bi3 लगा लीजिए सभी कोई, Bi3 हो जाएगा। 56, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट, यानी कि द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज मोनाजाइट। कौन उप धातु है भाई, देख लो, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, ये तीनों नॉन मेटल्स होते हैं, अर्थात कि अधातु होते हैं, बट यहां पर Sb जो दिख रहा है आपको ये हमारा हो जाता है उपधातु यानी कि मेटलॉइड। 57 का जो सही जवाब लगाएंगे हम उसको Sb कहेंगे। ठीक है ना, एंटीमनी। SO2 अणु में एस का परमाणु का प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन की बात की जा रही है। SO2 एस डबल बॉन्ड ओ यहां पर हो जाता है इसका लोन पेयर, पाई सिग्मा और ये केवल सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हो जाते हैं बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो 3 हो जाता है, मतलब यहाँ पे हम सिग्मा ना कहें, लोन पेयर प्लस में आप काउंट कर सकते हो, तो नंबर ऑफ सिग्मा 2 प्लस में एक लोन पेयर तो 3 हो गया, 3 का मतलब sp2 हो जाएगा, sp2। 58 का बी हो जाएगा, 58 का बी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, H3PO3 है, H3PO3 क्या हो जाता है बच्चों, एक डाई बेसिक एसिड हो जाता है, द्विभाषमिक। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डाई बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं कई बार बताया हूं कि आप इसका स्ट्रक्चर बना लो। पी डबल बॉन्ड ओ एच और ये H3PO3। जितना OH दिखेगा उतना बेसिक लगा देना। द्विभाषमिक अर्थात डाई बेसिक, क्योंकि दो OH ग्रुप है। 60 नंबर सवाल की बात करें, मर्क्यूरस आयन। ये तो देखो मरकरी मर्क्यूरिक Hg2 ये मर्क्यूरस कहलाता है। Hg2 और 2+ ये क्या कहलाता है बच्चों? मर्क्यूरस आयन। याद रखिएगा, मर्क्यूरस आयन। तो यहां पे हमारा सही जवाब बी हो जाएगा, 60 का बी। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए वही सवाल पूछ दिया। एयु धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। देखिए यहां पर अगर हम केवल क्वेश्चन पे बात करें तो यहां पर गोल्ड मेटल की बात कर दिया तो हम यहां पे 0 लगाएंगे। अगर कोई ऐसे तो भाई +1 बहुत हो जाता है, लेकिन एयु धातु की, क्योंकि वो प्योर स्टेट मेटल में है, तो ये इनमें से कोई नहीं हम लगाएंगे, क्योंकि इसका 0 होगा 61 का। 62, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा? D2sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2sp3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। 62 का सी। एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बोले तो C2H5Cl, और अगर हम AgCN के साथ गर्म करेंगे तो AgCl निकल जाएगा और C2H5NC बन जाएगा, और इधर AgCl। तो ये आइसोसाइनाइड कहलाता है। C2H5NC आइसोसाइनाइड। कहां है आइसोसाइनाइड? ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड। 63 का बी, एथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर हुआ? 63 का बी। 64 नंबर सवाल है, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? देखिए बच्चों, एथिल अल्कोहल मतलब हो गया C2H5OH। अगर हम इनकी अभिक्रिया KBr के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो अपना बन जाता है C2H5Br प्लस में KHSO4 प्लस H2। ठीक है, तो ये हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तब जाकर के अपना मिशन सक्सेसफुल होगा। कह रहा है कि भाई एथिल अल्कोहल के साथ हम किसका अभिक्रिया कराए कि एथिल ब्रोमाइड बन जाए? तो देखो, एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड तो बना, लेकिन कब? जब आप KBr के साथ इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब। यानी कि ये दोनों रहना चाहिए, KBr तथा सांद्र H2SO4 रहेगा, तभी जाकर के रिएक्शन होने वाला है। प्लस में यहां पर हम H2SO4 लिख सकते हैं, तब जाकर के C2H5Br बन जाएगा, KHSO4 बन जाएगा, और एक H इसका और OH H2O बना लेता है। तो 64 का बी। 65 नंबर सवाल है कि सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन। देखिए CH3CH2ONa, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड, प्लस में CH3CH2Br। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? NaBr बन जाता है, और C2H5OC2H5 डाई एथिल ईथर। C2H5OC2H5 क्या हो जाता है बच्चों? डाई एथिल एथर। क्वेश्चन बैंक से आपका नहीं मिल रहा है, ये 2021 का पेपर है बाबू, ठीक है ना? 65 का सी। शायद आपके पास पुराना वाला हो जिसमें नहीं दिया हो। C4H10O कितने ईथर? अच्छा देखो, ईथर की बात कर दिया, जो केवल ईथर वाला हो। अब आप इसको कितने और तरीका से लिख सकते हो? देखो, CH3 CH2O CH2 CH3, एक तो हमारा एक ये आइसोमर्स बन जाएगा। दूसरा हम ये बना सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3, दुगो हो गया। तीसरा हम और क्या बना सकते हैं? CH3O या CH3 CH CH3 CH3 OCH3 कैसे बनेगा? एक आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बिहार बोर्ड का है, हाँ जी बिहार बोर्ड का ही है। CH3 CH2
CH3 CH2 वहां पे तो सही जा रहा है, एक और जाएगा CH3 CH2, और कहीं से इसको एडजस्ट करें, कैसे एडजस्ट करें? हाँ ठीक है, CH3 CH2 अगर करते हैं, ओ करते हैं, जी हाँ वहां से एक हो जाएगा। ठीक 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 है, ठीक है। CH3 CH, हाँ सेट कर जाएगा, सेट कर गया। वही कब से मिला रहे थे, सेट कर गया CH3। दो तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद तीसरा में हम ये कर सकते हैं, CH3 CH CH3 OCH3। देखिए ऐसे हो सकता है क्या, 1 2 3 C4H10O का केवल ईथर वाला बनाना है, ऐसे नहीं बनाया, ऐसे तो ज्यादा हो जाएगा। ईथर वाला, ईथर वाला में ऐसे हो सकता है। झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप किसी भी बोर्ड से हो बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन पूछने वाला ये बोर्ड फैक्टर नहीं करता। अगर सिलेबस है आपका, कंटेंट है आपका, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 हो जाएगा, इसमें 66 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67। निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेहित द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? अब ये तुरंत अटैक वाली बात जो आ जाती है वो बेंजीन में हो जाती है, बाकी समय तो नहीं, कुछ ना कुछ जुड़ा। बेंजीन वाला, बेंजीन होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। अटैकिंग, अटैक, एकदम रेडियली अटैक होगा बेंजीन पर, 67 का बी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, किसका उपयोग फॉर्मेलिन बनाने में किया जाता है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड को, 40% फॉर्मेल्डिहाइड को बच्चों फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है, तो HCO हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। 68 का ए हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है। आपको पता है टॉलेंस अभिकर्मक को एल्डिहाइड ही कर सकता है, तो अब आप सोच रहे हो सर इसमें तो एल्डिहाइड है ही नहीं। तो अब देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं HC डबल बॉन्ड O और OH, तो इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। एक यही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें एल्डिहाइड समूह मूलक उपस्थित होने के वजह से ये टॉलेंस अभिकर्मक को अवकृत कर देता है। बाकी के कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्षमता वो नहीं है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं पाया जाता है, केवल इसमें देखो CHO ग्रुप पाया जाता है। तो 69 का ए हो जाएगा। लास्ट सवाल है 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल, क्लोरल का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ क्लोरल, CCl3CHO। CCl3CHO को क्लोरल कहा जाता है। 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 2021 में पूछे गए 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन कंप्लीट किया। उसके बाद टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा, जो पूछा गया सब्जेक्टिव, उसको अगले क्लास में हम लोग करेंगे। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें, हमें मोटिवेट करते रहें, और अपने इस प्यारा सा साइंस संग्रह परिवार को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए, शेयर करें, साझेदारी करें, और इसके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाए। फेसबुक पर भी साइंस संग्रह पेज को आप लाइक करो, वहां पर भी डेली क्विज आपको मिलेगा। फेसबुक अगर आप चलाते हो तो फेसबुक पर जाकर के साइंस संग्रह सर्च कीजिए, पेज आ जाएगा, उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी साइंस संग्रह ऑफिशियल आप सर्च कीजिएगा, तो वहां पर भी आपको इसका पेज मिलेगा, आप उसको भी वहां से मतलब वहां पर भी डेली क्विजेज होते हैं, वहां पर भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर साइंस संग्रह ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको क्विज, PDF नोट्स वगैरह अवेलेबल किए जाते हैं। तो अगले क्लास में मिलेंगे प्यारे साथियों, और जबरदस्त तरीके से इस सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। आप सभी कोई बने रहें। आज का ये प्यारा सा सेशन कैसा लगा, हमारे वीडियोस के इस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी सभी कोई भी अपना अपना सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को कंप्लीट कराएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट का इंतजार रहेगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी को शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलो, वेल डन, थैंक यू सो मच बच्चों।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कुछ सिखाया। अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप को भी आप इंस्टॉल करो और वहां पर टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, उन सभी टेस्ट सीरीज को परचेज करो और ज्वाइन करो उसको। काफी जबरदस्त टेस्ट सीरीज है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अब हम उसके लिए भी आपको कुछ सरप्राइज करेंगे बहुत ही जल्द, विद इन 1 वीक के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है टेस्ट सीरीज के अंदर भी। तब तक के लिए शुक्रिया, कमेंट के इंतजार रहेगा बच्चों, ठीक है ना।